हेलो एस्पिरेंट्स, इसमें शोइकोदर सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एनएफएल है। और आप सब लोगों को मैंने पहले भी बताया था, जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं जरूर आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ डिटेल्स क्या नोटिफिकेशन में आया है जरूर बताऊंगा। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताऊंगा, क्या है उसका C1 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड का मीनिंग, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में ओनली 2024 का रिक्रूटमेंट नहीं है, इस नोटिफिकेशन में बहुत एक अच्छा इंडिकेशन आपका नर्सिंग एक्सपीरियंस के लिए देके रखा है। और वो क्या है मैं जरूर बताऊंगा। एक गुड न्यूज है आप सब लोगों के लिए, और थोड़ा इंतजार करिए, वो बहुत अच्छा है गुड न्यूज, नॉट ओनली फॉर दिस रिक्रूटमेंट। रेलवे ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज लेके आ रहा है अपकमिंग डेज में भी। एस्पिरेंट्स, आज मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने का टाइम पे कुछ कुछ पॉइंट्स में देख देख के बताऊंगा आप सब लोगों को, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सबसे पहले आपको जो आपका जो वैकेंसीज आया है, और टोटल वैकेंसीज पैरामेडिकल के लिए 1376 वैकेंसीज है। और उसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आपका वैकेंसीज है वो 713 वैकेंसीज। और उसमें फार्मासिस्ट का भी अच्छा वैकेंसीज आया है, 246 वैकेंसीज फार्मासिस्ट के लिए आया है। तो लेवल 7 में ग्रेड पे 4600 में आपका आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लेवल 7 में आपका ज्वाइनिंग होगा आफ्टर रिक्रूटमेंट। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सब लोग मुझे बार बार कमेंट में पूछते थे, और मैं 3 मंथ पहले से आप लोगों को बोलता था कि हाँ, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीएनएम के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और बीएससी पोस्ट बेसिक के लिए तो नहीं चाहिए। एमएससी पोस्ट बेसिक, बीएससी और जीएनएम के लिए सब कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हो। यही रेलवे का तो अच्छा चीज वही है कि आप सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हो इजीली। इस चीज के लिए 5 साल तक आप लोग वेट कर रहे थे, और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा, उसको 16 सितंबर तक चलेगा। और फॉर्म फिलअप के बाद आपको करेक्शन भी आप फॉर्म फिलअप का कर सकते हैं। 17 आपका सितंबर से लेके स्टार्ट करके 26 सितंबर तक आप फॉर्म फिलअप करेक्शन भी कर सकते हो। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अगर आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट करेंगे वहां पे सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उस टाइम पे आप जो डिटेल्स देंगे, आपका जो वहां पे आधार कार्ड का डिटेल्स या फिर कोई भी आपका जो आईडी कार्ड उसका डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वहां पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करोगे, वो जो क्रिएशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, ये सब कुछ आप कभी भी आपका नेक्स्ट आपका जो करेक्शन फॉर्म फिलअप का करेक्शन है उस टाइम पे आप कभी भी ये सब कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। करेक्शन दूसरा कुछ करेक्शन कर सकते हो, लेकिन ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप करेक्शन नहीं कर सकते हो। और बाकी आपका जो आरआरबी है, आरआरबी कौन सा आरआरबी से आप अप्लाई कर रहे हो वो आरआरबी आपने चेंज नहीं कर सकते हो आपका करेक्शन का टाइम। एज लिमिट को लेके बहुत सारा क्वेश्चन है, एज लिमिट क्या होगा। आप सबसे पहले फर्स्ट पेज में देख सकते हो एज लिमिट आपका क्या रखा है, 20 से 43 ईयर्स तक रखा है एज लिमिट। और मैं आपको बता दूं, अगर आप यूआर हो, आप जनरल कैटेगरी के हो, तो आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1982 तक, जनवरी का 1982 में भी हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी के हो, तो आप अगर 1977 में आपका डेट ऑफ बर्थ है जनवरी में, फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो, 1979 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, फिर भी आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है टिल लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलअप, अगर नहीं हो रहा है तो आप फॉर्म फिलअप करके फायदा नहीं है। आप एग्जाम देने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन होता है, फिर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आउट हो जाओगे। दूसरा बात, वो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपका जो एग्जाम होगा उसमें सीबीटी में होगा, और आपका एग्जाम 1 स्टेज में होगा, एक सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा। प्रोसेस यही होगा, सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, एंड आपका एम्पेनलमेंट होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। फिर नेक्स्ट अगर आपको मैं बात बताऊँ, वो है आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, वो मैं
पहले बताना चाहता हूँ, मैं देर नहीं करना चाहता, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आरआरबी ने आप इस नोटिफिकेशन में बोला है इस बार से कोई भी स्टैंड बाय कैंडिडेट नहीं रखा जाएगा। ओनली जो 1:1, अगर मेरे फाइनल मेन लिस्ट से 1:1 ओनली मेन लिस्ट को ही बुलाया जाएगा, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं रखा जाएगा। उसका मतलब वही है कि हमारा रेलवे मिनिस्टर ने जो बोला है कि हमारा डिमांड है एवरी ईयर हमारा आरआरबी का एग्जाम हो। यही इंडिकेशन है कि इस बार से कोई भी स्टैंड बाय कैंडिडेट, कोई भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नहीं रखा जाएगा। ओनली जो कैंडिडेट मेन लिस्ट में है उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और इसका मतलब वही है एवरी ईयर आरआरबी का स्टाफ नर्स का एग्जाम, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होगा। ये आप सब लोगों के लिए अच्छा न्यूज है। 5 साल से हम लोग वेटिंग लिस्ट से रिक्रूटमेंट हो रहा है और 5 साल वेट करना पड़ता है। किसी भी फ्रेशर कैंडिडेट को बहुत दिन वेट करना पड़ता है। अभी एवरी ईयर अगर आप इस बार सिलेक्शन नहीं होता है, नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दोगे, इस एवरी ईयर एग्जाम होने का चांसेस वेरी हाई है। इस नोटिफिकेशन ने इंडिकेशन करके दिया है, इस नोटिफिकेशन में वही इंडिकेट किया है। और हमारा रेलवे मिनिस्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एवरी ईयर रेलवे कैलेंडर निकलेगा, एवरी ईयर एग्जाम होगा, वही इंडिकेशन इस नोटिफिकेशन में आया है। जो लास्ट टाइम 2019 में जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा गया, उसमें क्या था नोटिफिकेशन में कि 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए। 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ओनली 1:1 जो कैंडिडेट आप सिलेक्ट होंगे उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। नो स्टैंड बाय कैंडिडेट। ओके, दिस इज द बिग न्यूज इन दिस नोटिफिकेशन। और एक बात बता दो, एक्सपीरियंस आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ना, इसके बाद मैं आप लोगों को एक फॉर्म फिलअप का एक डेमो आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा। फॉर्म 1-2 दिन वेट करके कर लीजिए, मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो फॉर्म फिलअप करना है। आप जल्दबाजी मत करिए और गलती मत करना। आपका आधार कार्ड से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, दोबारा इस आधार कार्ड से नहीं कर पाओगे और आप कर ही भी नहीं पाओगे। अगर कुछ गलती हो गया, आपका जो अकाउंट क्रिएट करते हो ना, वो गलती होने से वो कोई भी उसका मॉडिफिकेशन और आप करेक्शन आप नहीं कर सकते हो। तो 1-2 दिन के बाद ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर देना और जल्दी कर देना, आप लास्ट डेट तक वेट मत करना। आपका एग्जाम फी 500 रुपीज होगा अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर एग्जाम देने के बाद, एग्जाम अपेयर होने के बाद आपका 400 रुपीज आपका रिटर्न भी हो जाएगा। दूसरा सेकंड पॉइंट है, अगर आप SC/ST में हो, आप फीमेल हो, आप ये EWS से बिलोंग करते हो और ट्रांसजेंडर हो, ये सब कंडीशन में आपका 250 रुपीज ओनली आपका फॉर्म फिलअप लगेगा। और आफ्टर एग्जाम अपेयर होने के बाद आपका टोटल अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। PWBD जो क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट आप थोड़ा नोटिफिकेशन में जाके अच्छे से क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल हो, आप लोग ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से देख लेना, डिटेल्स वहाँ पे देके रखा हुआ है। बाकी जो लोग किसी भी जगह पे जॉब करते हो, इन NOC के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। आप लोग आपका एम्प्लॉयर को एक नोटिफाई कर देना कि आप RRB का एग्जाम देने जा रहे हो। NOC आपका अभी नहीं लगेगा, आपका सिलेक्शन के बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप एम्प्लॉयर से आप NOC लेके जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा। और एग्जाम होगा 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन रहेगा। और 100 क्वेश्चन में सिलेबस कैसे डिवाइड किया जाएगा, सिलेबस नर्सिंग का सब कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड करके दिया है। सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट लिख के दिया है वहाँ पे नोटिफिकेशन में, वहाँ पे ये नर्सिंग का सब सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। और अगर मैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के लिए मैं बताया था, जनरल साइंस जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड का NCERT का जो क्वेश्चन वाला आते हैं, सब कुछ ये सब चाहेगा। और जनरल वो जो लाइफ साइंस से बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस से आपका 10 मार्क है, वो 10 मार्क बहुत अच्छे से आप कैरी कर पाओगे। उसके लिए आप क्या पढ़ोगे, करंट अफेयर्स, आपको इंडियन जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और
जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो चंद्रयान वगैरह सब रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन है वही। तो आप वहां से ओनली ऑन दिस टॉपिक, इन दिस टॉपिक आपको 10 मार्क मिलेगा। वहां पे करंट अफेयर्स वाला मैंने बोला था रिसेंटली जो सब हो रहा है, वहां से करंट अफेयर्स का 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी आपका इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल मैं जस्ट बता के जा रहा हूँ कि आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ना कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नंबर्स कितने हैं, इसके बाद हमारा राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं कितना ईयर्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, उनका ड्यूरेशन कितना है, उनका पीरियड 6 ईयर का जो है वो जो है, ये सब क्वेश्चन है। इसके बाद राज्यसभा में टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा जो जनरल अवेयरनेस से। सो ये जो टॉपिक आप ना सिलेबस थोड़ा देख लेना, बहुत इजी सिलेबस है। वहाँ पे 10 नंबर ऑफ टॉपिक दे के रखा है आरआरबी का नोटिफिकेशन में। वो अगर आप अच्छे से देख लोगे, मुझे लगता है यहाँ से 10 मार्क कैरी करना आपको बहुत इजी होगा, साथ साथ में जनरल साइंस। बाकी रह गया रीजनिंग। रीजनिंग में मैं कुछ पॉइंट बोल रहा हूँ, आप नोट करके रख देना। वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग का पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन देखने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। वहां पे नियर अबाउट 15 to 16 टाइप्स ऑफ रीजनिंग वहां पे देके रखा है। लेकिन मुझे लगता है आपका जो एनालॉगस है, इसके बाद नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, इसके बाद रिलेशनशिप है और एक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। वो जो मैंने अभी जो टॉपिक बताया है रीजनिंग का, वहां से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट होते हैं रीजनिंग के लिए। बाकी आपका एरिथमेटिक पार्ट में मैं इंपॉर्टेंट पार्ट में बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, आपका एज कैलकुलेटर, कैलेंडर एंड क्लॉक। ये जो 8 to 10 टाइप्स ऑफ मैंने एरिथमेटिक का जो फॉर्मूला मैंने टॉपिक के बारे में बताया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो वहां पे देके रखा है, नियर अबाउट 15-16 टॉपिक देके रखा है। लेकिन मैं जो इस टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके लिए इतना डरने का बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका मार्क अगर टफ हो रहा है तो थोड़ा मार्क इंक्रीज होगा, आप अगर आप टफ नहीं हो रहा है तो 1 मार्क और सेम मार्क रह सकता है, 1 मार्क इंक्रीज हो सकता है या फिर सेम मार्क रह सकता है। और अगर ज्यादा टफ हो रहा है आपका शिफ्ट, थोड़ा मार्क इंक्रीज होगा। तो उसमें इतना सोचने का कोई जरूरत नहीं है। का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1 कैटेगरी। C1 कैटेगरी सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं। उसमें ओनली आपको विद और विदाउट ग्लास आपका जो डिस्टेंस विजन है उसके लिए आपको 6/9 और 6/12 आपका डिस्टेंस विजन विद और विदाउट ग्लास लगा के भी होने से भी हो जाएगा। आपका जो नियर विजन है उसके लिए आपको 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लास आपका नियर विजन होने से भी हो जाएगा। बाकी रहेगा और क्या क्या मेडिकल पे आपका चेकअप हो सकता है। उसके लिए फॉर बॉयज हाइड्रोसिल चेक किया जाता है। उसमें अगर किसी का हाइड्रोसिल है तो देन आफ्टर सर्जरी फिर आप री मेडिकल करके आप आपका सिलेक्शन, अगर किसी का हाइड्रोसिल मिलता है तो आफ्टर सर्जरी री मेडिकल करके भी उसका सिलेक्शन होने का प्रावधान है। फिर आपका फिर आता है और क्या इन्वेस्टिगेशन होता है आपका, हम मेडिकल में आपका एक्सरे किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका यूरिन एग्जामिनेशन होगा और किसी किसी जगह में ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं। बाकी थोरो फिजिकल एग्जामिनेशन रेलवे मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में। आपका कलर ब्लाइंडनेस होने से नहीं होगा, आपका कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर। बाकी आप कौन सा आरआरबी से आप अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरी कैंडिडेट, अगर आप फार्मासिस्ट भी हो, अगर आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो,
एक आरआरबी में, कोई भी एक आरआरबी में, सोचिए आरआरबी भोपाल, भोपाल में क्लिक करके आपने वहां पे अप्लाई किया, फिर आप आरआरबी कलकत्ता के लिए आप फिलअप नहीं कर सकते हो। एक ही आरआरबी से आप फिलअप कर पाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी में से फिलअप करने से आपका एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। दूसरा बात वो है कि वो एम्स के जैसा नहीं होगा कि आप प्रायोरिटी वाइज मुझे भोपाल नंबर 1 में चूज करना है, फिर नंबर 2 में जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर को चूज करना है, ऐसा नहीं होते। आप अगर किसी आरआरबी से फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर आप उस आरआरबी के अंडर पे रजिस्टर्ड हो जाओगे, और आपका जो एग्जाम का जो कंपटीशन होगा उस जोन में होगा, ठीक है। और आपका रिजल्ट के बाद आपका पोस्टिंग जो होगा उस जोन के अंदर पे, जहाँ पे एरिया से, वहां पे ही आपका पोस्टिंग होगा। तो आप अप्लाई करने का टाइम पे क्या देखोगे, आप अप्लाई करने का टाइम पे सबसे पहले, ये चीज बहुत क्वेश्चन बार बार आता है, कहाँ से अप्लाई करो, क्या करो। कुछ क्राइटेरिया है, मैं बार बार बोल रहा था कैसे अप्लाई करना है, उस क्राइटेरिया में वही है कि आपको सबसे पहले देखना है आप जॉब करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप कोई जगह पे जॉब करते हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब करते हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके सामने, और सामने एग्जाम भी है, और आप देने, आपका हो कॉन्फिडेंस है कि मैं एग्जाम प्रिपेयर करूंगा, कोई भी एग्जाम आएगा मैं क्रैक करूंगा एनी हाउ, और आप कोई एग्जाम ऑलरेडी जॉब करते हो, इस कंडीशन में मैं बताऊंगा आपको सबसे पहले आपका नजदीक वाला, घर से नजदीक जो आरआरबी है आपका, वही से आप फिलअप करिए। अगर आप कोई जॉब करते हो, मुझे लगता है आपका सबसे घर से नजदीक वाला आरआरबी में आप फिलअप करिए, क्योंकि आपका सबसे प्रायोरिटी है आपका घर से नजदीक रहना। क्योंकि आप जब भी रेलवे का जो ट्रांसफर रूल है, आप 5 to 10 years बिफोर, आप कई जगह पे आपका अगर पोस्टिंग होता है, आप 5 to 10 years बिफोर आप यहाँ से ट्रांसफर लेके आप होम टाउन में जाने के चांसेस वेरी लेस नाउअडेज। और क्या क्या आपका ट्रांसफर पॉलिसी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ट्रांसफर है, वो मैं बाद में एक बार डिटेल्स में बताऊंगा, अभी आज बताने का टाइम नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अगर आप जॉब नहीं करते हो, इस कंडीशन में मैं बोलूंगा सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसी जगह पे आप फ्रेशर हो, आपको एक जॉब ही चाहिए, इस कंडीशन में सबसे पहले देखना पड़ेगा आप कौन सा कैटेगरी से हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओबीसी से हो और किसी एक जोन से आपने अप्लाई कर दिया है, और इस कंडीशन में देख रहे हो कि वहाँ पे ओबीसी का एक अप्लाई कर दिया, XYZ कोई भी आरआरबी से अप्लाई कर दिया, लेकिन आपको पता चला कि वहाँ पे ओबीसी का कोई वैकेंसी है ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आप यूआर में काउंट किए जाओगे। तो यह सब चीज थोड़ा देख के करना पड़ेगा। दूसरा चीज है, आप और एक देखना पड़ेगा एक पॉइंट, वो है वैकेंसीज कहाँ पे ज्यादा है। जहाँ पे ज्यादा वैकेंसीज है वहाँ पे चांसेस ज्यादा है, आपका 10-12 वैकेंसीज जहाँ पे दिख रहे हो वहाँ पे चांसेस थोड़ा कम होता है। तो फ्रेशर के लिए ज्यादा वैकेंसीज जहाँ पे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और एक पॉइंट है जो आपको बहुत लोग सजेस्ट करेंगे, वो है आपका कहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में कहाँ पे कट ऑफ कम गया है। तो इस पॉइंट में मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ये पॉइंट हमेशा इतना रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि 2019 में भी बहुत सारा आरआरबी में देखा गया है जो प्रीवियस कट ऑफ कम गया है, अचानक सडनली कट ऑफ हाई हो जाता है। तो इस कंडीशन को इतना मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं मानता हूँ, फिर भी आप इसको भी एक पॉइंट पकड़ के चल सकते हो। अभी एक बार एट ए ग्लेंस देख लेते हैं कौन कौन सा आरआरबी में कितना वैकेंसीज आए हैं। तो उसके लिए आरआरबी अहमदाबाद में 20 वैकेंसीज, आरआरबी प्रयागराज में 22, अजमेर में ओनली 3, एंड आरआरबी बेंगलुरु में 25, भोपाल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 18 पोस्ट, और भुवनेश्वर के लिए 26 वैकेंसीज। आरआरबी चंडीगढ़ में कोई वैकेंसी नहीं आया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। आरआरबी चेन्नई के लिए 58 वैकेंसीज आया है, आरआरबी गोरखपुर के लिए 73 वैकेंसीज है, गुवाहाटी के लिए 52, जम्मू एंड श्रीनगर के लिए 04, एंड आरआरबी कलकत्ता के लिए 127 वैकेंसीज है, और आरआरबी मालदा के लिए 22, आरआरबी मुंबई 133 वैकेंसीज, आरआरबी मुजफ्फरपुर 10, पटना के लिए 23, रांची के लिए 23, सिकंदराबाद के लिए 54 वैकेंसीज है, आरआरबी सिलीगुड़ी के लिए 15 वैकेंसीज है। और दीज आर द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वैकेंसीज। जल्दी मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेनेशन। अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट माय डियर एस्पिरेंट्स।